जय हिंद। तो आजकल टाइम ऐसे वेस्ट किया जाता है कि फ़ोन करने के बाद में ऐसा बात होता है ना कि तुम्हारी धड़कनों को हम जब आवाज़ नहीं सुनते ना तो हमें दिल को सुकून नहीं मिलता है। तुम्हें देखते हैं तो हमें चैन होता है, तुम्हें ना देखते हैं तो हमें बेचैन होता है। तुम हो तो दुनिया साथ होती है, तुम ना हो तो दुनिया खिलाफ होती है। तुम हो तो दुनिया पूरी रंगीन टीवी जैसी दिखती है, तुम ना हो तो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा दिखता है। तुम्हारे होने और ना होने से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर तुम ना होती तो हम इस धरती पे जी नहीं पाते। इस तरह के एकदम डायलॉग एकदम चिपकाए जाते हैं, लड़की को भी लगता है कि वाह, हमारा वाला तो हमें बहुत चाहता है। बट आप रियल चीज़ से आप अनजान हो, क्योंकि ये सभी जो होते हैं ये काल्पनिक चीज़ें हैं। जो रील में आप देखते हैं उस तरह की आप कल्पना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसा है, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। दुनिया बहुत काली है, दुनिया इतना ज़्यादा काली है कि आपको समझते-समझते पूरी ज़िंदगी खत्म पड़ जाएगी। तो हो सके जितना जल्दी समझ जाइए, ठीक है? क्योंकि जब तक समझिएगा ऐसा ना कि काफ़ी देर हो चुका हो जाए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा गया है कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। देख रहे हैं हालत खराब कर देता है। तो इस तरीके से वन लाइनर जो होते हैं कि वन लाइनर पढ़ करके एकदम हम ऐसे कर लेंगे तो ना 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 भैया, गलत फहमी में जी रहे हैं। वो तो जल्दी समझ जाइए, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वक्र होता है और ढाल होता है। ये जी तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में इस तरीके से पूछ दे कि उत्पादन संभावना का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बोल सकते हैं कि वक्र होता है, ढाल कैसे होता है, इस चीज को देखिएगा। क्योंकि अभी तो पढ़ते हैं तो हमको याद तो रहता है ना, लेकिन जैसे ही कुछ एक दो दिन के बाद सब सब खत्म हो जाता है, शून्य बटा सन्नाटा पृथ्वी भी गोल हो जाता है। तो समझते हैं, हम पहले समझते हैं इस चीज को। उत्पादन उत्पादन संभावना ग्राफ, ठीक है? उत्पादन संभावना ग्राफ को हम पहले समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको ये हम बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे में आप ही हैं, मान लीजिए कि आप हैं। अगर आपके पास में कोई चीज का उत्पादन करना है तो आप ये भी जानते हैं कि हर चीज का यहाँ पे साधन क्या है, सीमित है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा है। तो सीमित साधन में ही आपको क्या करना है, उत्पादन करना है। तो सीमित साधन में क्या करना है, आपके सीमित में क्या हो सकते हैं? आपके पास में ट्रैक्टर हो सकते हैं, आपके पास में श्रम हो सकते हैं, आपके पास में भूमि है, ठीक है, आपके पास में पूंजी है। सब सीमित है कि बहुत ज्यादा है? तो कहे कि सब तो सीमित है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि एकदम बहुत सारा है। सब सीमित है, ठीक है? हो सकता है कि ट्रैक्टर एक ठो दो गो होंगे, खेत भी सीमित है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सभी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं समझ में। जैसे मैं अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने गेहूं उत्पादन कर रहा है, ठीक है? तो गेहूं उत्पादन कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ गेहूं की ही आवश्यकता होती है, बहुत चीज की भी आवश्यकता है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए, उत्पादन संभावना ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम आपको दो प्रोडक्ट को लेकर के चलना पड़ेगा। वो दो प्रोडक्ट कौन कौन है? तो या तो आप गेहूं ले लीजिए, तो चावल कुछ दो चीज दे दीजिए। ये नहीं कर रहे कि हम दो चीज, हम इसमें कुछ भी आप ले लीजिए, दो वो चीज कम से कम लेकर के चलिएगा, ठीक है? तो एक बार फिर से उत्पादन संभावना क्या होता है, तो उत्पादन संभावना की बात करते हैं तो उत्पादन संभावना में क्या होता है कि आपके पास में साधन क्या होना चाहिए, इससे क्या है, सभी के पास में, या तो आप अपने ऊपर ले रहे हैं तो आप देश के ऊपर भी ले सकते हैं इस तरीके से कि देश के पास में साधन क्या है, सीमित है, ठीक है? श्रम भी सीमित है, पूंजी भी सीमित है, भूमि भी सीमित है, और उसी पर उसको क्या करना है, उत्पादन करना है और लोगों को देना है, ठीक है ना? जैसे में आपके पास में 1 बीघा मान करके चलिए कि जमीन है, और 1 बीघा जमीन है तो इसी पे आपको क्या करना है, उत्पादन करना है। और हो सकता है कि आप 2 गो बैल रखे हुए होंगे, या एक ट्रैक्टर रखे हुए हैं, या 5-6 गो आप मजदूर रखे हुए होंगे। आपके पास में सब कुछ तो सीमित है ना, और इसी में आपको उत्पादन करना है। तो आपने मान लिया कि पूरा क्षेत्र पर पहले साल में क्या किया कि पूरा क्षेत्र पर 1 बीघा पर आपने क्या कर दिया, तो गेहूं को बोया, ठीक है? और गेहूं जब बोया तो पूरा खेत पर जब बोया तो कितना केजी का उत्पादन हुआ, तो 20 केजी का मान करके चलिए कि 20 केजी का उत्पादन आपके पास में हो गया, ठीक है? 20 केजी का उत्पादन हुआ, ठीक है? लेकिन क्या चावल का उत्पादन आपने किया, तो ऐसा तो थोड़ा नहीं कि आपको चावल की आवश्यकता नहीं है, चावल की भी तो आवश्यकता है। तो चावल की आवश्यकता है, लेकिन आपने चावल तो बोया नहीं था, तो आप कहाँ उत्पादन कर पाए? तो आपको उत्पादन की पूर्ति कैसे होगा? तो आप क्या चाहिएगा कि आप चावल का भी उत्पादन कीजिएगा। तो जब आप चावल का उत्पादन करना चाहिएगा तो आपको दूसरा चीज, जो यहाँ पे आप गेहूं उपजा रहे थे, तो क्या गेहूं के उत्पादन में आपको कमी करना पड़ेगा कि नहीं कम करना पड़ेगा? तो कहिए कि हाँ जी, सही तो बात है। क्योंकि 1 बीघा पर जब हम पूरा बोते थे तब हमें 20 केजी हमको गेहूं प्राप्त होता था। हमें अब चावल की भी जरूरत है, तब क्या गेहूं की उत्पादन जो क्षमता है उसको कम करना पड़ेगा ना। यानी अब हो सकता है कि कमे क्षेत्र पर हम गेहूं गेहूं को बोएंगे, क्योंकि अब हमको चावल की भी जरूरत है, चावल भी हम उत्पादन करना चाहते हैं। तो अब समझ में आ गया ना?
बस अब देखिएगा, अब ग्राफ हम बनाते हैं, इसका ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा इस ग्राफ को जब समझते हैं तो पहले एक तरफ हमने ले लिया चावल और दूसरी तरफ हमने ले लिया क्या, गेहूं ले लिया। ठीक है, एक तरफ हमने लिया चावल और दूसरी तरफ लिया गेहूं। अगर मान करके चलिए, ठीक है, मान करके चलिए कि पहले वर्ष में हमने कितना उत्पादन किया था, गेहूं कितना उत्पादन किया था, 20 केजी हमने मान लिया कि गेहूं उत्पादन किया था। ठीक है, और जब गेहूं उत्पादन हमने किया तो चावल की कीमत, जो चावल जो था, ये चावल मेरा क्या था, 0 था। ठीक है, क्योंकि पूरा 1 बीघा खेत पर जब हम बोए हैं, तो पूरा 1 बीघा खेत पर जब हम बोए हैं तो उसमें क्या हुआ कि हमको गेहूं 20 केजी प्राप्त हुआ। तो चावल तो कहीं नहीं बोए थे, तो चावल तो हमको 0 केजी मिला, तो चावल हमको 0 केजी मिला। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहा क्या सोचा कि नहीं भाई सिर्फ गेहूं से काम नहीं चलेगा, हमें चावल भी चाहिए, तो आप अभी हमने बताया कि आपके पास में साधन सीमित है, संसाधन आपके पास में सीमित है और उसी में आपको उत्पादन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस क्षेत्र में जो आप गेहूं उत्पादन कर रहे थे, ये पूरा भी क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र, अब यहाँ पे आप चावल बोइएगा। ठीक है, तो चावल बोइएगा तो हो सकता है कि आप इतने ही क्षेत्र पर अब क्या कर रहे हैं कि अब आप गेहूं को बो रहे हैं। ठीक है, तो गेहूं की उत्पादकता कम हो गई ना, तो कहिए कि हाँ कम होकर के मान लीजिए कि 15 केजी अब उत्पादन हो रहा है। अब चावल की तो बढ़ेगा ना, क्योंकि अब इतना क्षेत्र पर हमने चावल बो दिया है, तो 5 केजी आपने क्या कर दिया, तो चावल को बो दिया, चावल आपका उत्पादन हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि फिर उसके बाद में सोचा कि और भी हम चावल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मान करके चलिए कि आप जब इसका चावल की उत्पादकता बढ़ाएं तो आपका उत्पादन बढ़ करके कितना केजी हो गया, तो 12 केजी हो गया। तो इसका तो घटेगा ना, तो इसका घट करके कितना हो गया, तो इसका 8 केजी हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम चावल को उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको गेहूं को उत्पादन घटाना पड़ेगा, तब ना चावल, क्योंकि साधन सीमित है, सीमित में ही आपको करना है सब कुछ काम। ठीक है ना, ऐसा थोड़े नहीं है कि बाजू वाला खेत को अपना में मिला लीजिएगा, ऐसा थोड़े नहीं हो सकता है कि अरे बाजू वाला खेत को अपना में मिला ले, वो बोला आ रही वहां से गिनती होगा। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब मान करके चलिए कि हो सकता है कि आपने चावल को और बढ़ा करके कितना कर लिया, तो 15 केजी कर लिया, तो आपने गेहूं की उत्पादकता आपकी कितनी हो जाएगी, तो 5 केजी हो जाएगी। ऐसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने इतना इतना इनफ रखा। अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं, तो देखिएगा ग्राफ रटना नहीं है, हम रटवाते कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहली बात है कि हम रटवाते नहीं है, जो रटने के लिए रहता है वो हम पहले बोलते हैं कि उसको रटना पड़ेगा। अब देखिएगा अब मान करके चलिए कि ये वाला को क्या बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला को क्या बोलते हैं, तो कहिए कि वाई एक्सिस बोलते हैं। अब जिसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था, यानी जिसका इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे लिख देते हैं कि जिसका प्रोडक्शन क्या हो रहा था, जिसका प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था, उसको हम कहाँ रखेंगे, तो उसको एक्स एक्सिस पर रखेंगे। और जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या रखेंगे, तो उसको हम लोग बाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, तो भैया बाई एक्सिस पे रखेंगे। तो चलिए अब हम रखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कितना है, 5, ग्राफ देखे है ना, सॉरी, 10, 15, 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने कर दिया 5, इस तरफ रखते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, आप देखिएगा इस चीज को पहले समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं अगर समझिएगा तो सिर्फ रटना पड़ेगा, रट करके आप कहाँ तक जा सकते हैं, बैसाखी के सहारे रेस नहीं दौड़े जाते हैं। ठीक है ना, नहीं जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं। अभी हमने क्या किया कि जिसका प्रोडक्शन हमको बढ़ रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। तो प्रोडक्शन किसका हम बढ़ा रहे हैं, तो कहिए कि चावल का बढ़ा रहे हैं। पहले 0 केजी से अब 5 केजी, 12 केजी, 15 केजी हो गया, तो ये नीचे कौन सा रहेगा, तो चावल रहेगा। ठीक है, और जिसका प्रोडक्शन घटता है उसको हम बाई एक्सिस पर रखेंगे, तो ऊपर में कौन रहेगा, तो ऊपर में रहेगा गेहूं रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो चावल कितना केजी है, तो कहिए कि 0 केजी है। जी, चावल का उत्पादन हमने कितना किया, देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो 0 केजी, तो 0 केजी उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन कितना था, तो गेहूं का उत्पादन आपको 20 केजी था, यानी यहाँ पे आपने डॉट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉट दे दिया। ठीक है, अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डॉट दे दिया। एक ही कलर है का, यही वाला से लिख देते हैं, यहाँ पे हमने डॉट दे दिया। ठीक है, अब दूसरी बात में देख रहे हैं, यहाँ पे नाम दे देगा, चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, जब यहाँ पे आप नाम दे देते हैं, हम कहाँ गया, इधर पे आ देते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। चलिए अब तो समझ में, अब तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब हम देख रहे थे यहाँ पे, तो यानी इस ऐसे करते हैं, नहीं, बार बार ऐसे हो जा रहा है, चलिए ऐसा अब ठीक रहेगा। चलिए देखिए, अब हम सीधा ग्राफ पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
जब कितना चावल 0 kg था, तो चावल हम 0 kg का उत्पादन कर रहे थे, तो मेरा गेहूं कितना है 20 kg। यहाँ पे लिख दिया, ऊपर में देख रहे हैं। चलिए इसका नाम हमने दे दिया ए दे दिया, ठीक है, ए नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब ये वाला इधर लिख देते हैं, इकाई लिख देते हैं, इधर इधर है, ठीक है, BIC/D। चलिए अब बी की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चावल का उत्पादन मेरा कितना हो रहा है, बी में जब देख रहे हैं तो चावल का उत्पादन मेरा 5 kg है। तो चावल का उत्पादन कहाँ है जी, 5 kg यहाँ पे है। तो गेहूं का उत्पादन कितना, तो 20 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये कि हाँ भैया यहाँ पे लिखेंगे, डॉट दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, तो बी दे दिया, ठीक है, इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। अगर हम सी में देखते हैं तो चावल का उत्पादन मेरा कितना है, तो कहिए कि 12 kg है, 12 kg है ना। तो 12 kg कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आसपास में, ठीक है। और फिर बात करते हैं, तो अब गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा 8। तो 8 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आसपास में आएगा। जैसे मैं एक मिनट, जैसे मैं क्या ये पूरा अथा से पार्क नहीं किया हुआ है इंच वगैरह से, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ जाइएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा में पहले देखते हैं, बी में देखते हैं कि 5 kg था, तो 5 kg का 15 kg। तो यहाँ पे ना होगा जी, यहाँ पे ना होगा, 5 kg का 15 kg यहाँ पे ना होगा, ठीक है। दूसरा में हम क्या था, दूसरा में चावल कितना kg, 12 kg। तो 12 kg यहाँ पे है, ठीक है, और ये 8 kg। तो 12 kg 8 kg कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लेकर के चलिए, ठीक है। जैसे मैं इसको ये देखिएगा, यहाँ से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये 15 kg उत्पादन किया, चावल कितना kg, 15 kg। तो ये 5 kg, तो यानी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं इसको, तो एक ढाल बनता है। ये जो आप वक्र देख रहे हैं, ये वक्र जो कैसा बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, तो ये ग्राफ आपको वक्र बनता है, जिसमें ये ग्राफ वक्र ही बनता है। क्योंकि अभी मेरे पास में इंच नहीं है या नहीं कुछ है, अपने अंदाजे से कर रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं। तो ये जो वक्र बनता है, ये कैसा बनता है, तो ये वक्र जो बनता है ये ढाल बनता है। और ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, तो मूल बिंदु की ओर देखिएगा, मूल बिंदु की ओर यानी दाहिने ओर क्या हुआ है, ये वाला जो वक्र, ये वाला जो आप वक्र देख रहे हैं, वो किधर की ओर ढुलता है, तो वो दाहिनी ओर की ओर क्या होता है, झुकता है। दाहिनी ओर क्या होता है, तो ये झुकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जब देख रहे हैं, तो ये किसका आपको ग्राफ देखने को मिला, तो इसको आपको जो ग्राफ मिला, तो ये मिला आपको किसका, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। अब देखिएगा यह चीज को अभी तो खत्म नहीं हुआ है, तो ग्राफ हो गया। अब आप बताइएगा कि हमारा जो गेहूं पहले 20 kg था और अब कितना हो गया, सॉरी, पहले हमारा चावल का उत्पादन 0 kg था और गेहूं का उत्पादन 20 kg था। तो चावल को हम बढ़ाने के लिए किस यूनिट में हमको गेहूं का जो रेशियो है, यानी किस यूनिट में हमको कम करना पड़ेगा गेहूं, चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमको कितना, यानी कौन सा यूनिट में, आप क्विंटल में गिन रहे हैं, किलो में गिन रहे हैं, जिस तरीके से गिरे थे हम यूनिट रखा, किस यूनिट में हमको कम करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से हम धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं। देख रहे हैं कि 15 मिनट लगभग एक क्वेश्चन पर लग रहा है, तो क्वेश्चन में दम है इसलिए लग रहा है, हम डायरेक्ट आंसर मार करके नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी निभा लेंगे, फिर एग्जाम में आपको नहीं बनेगा, आपको भी लगेगा तो पढ़े तो 75 बार थे लेकिन दिमाग में कहीं नहीं घुस रहा। तो अब समझ में आ गया। तो किस यूनिट से आपको घटाना पड़ेगा गेहूं को, देख रहे हैं यहाँ पे भी किया, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो किस यूनिट से घटाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कौन से एक्सिस पर देखा जा रहा है, तो एक्स बाई, तो इसको आप कह सकते हैं तो MRI, ठीक है, एक्स बाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए एक बार, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टी होगा ना, हमने आई कर दिया, समझ गए, इसको मिटा देते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पे MRT होगा ना, तो MRT
और एक्स वाई। समझ में आ गया? तो देखिएगा ये क्वेश्चन में हम मान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ा, लेकिन आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जो वन लाइनर वाले होंगे कि ना भैया हमको जल्दी जल्दी करना है, 1 घंटा में हमको 2000 क्वेश्चन करना है ना, हम ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यों हुआ, हमें मेन मकसद बताना था क्यों हुआ। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बता करके निकल जाएंगे, कैसे हुआ ना हुआ कभी भी दिमाग में आपके नहीं छपेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन अगर आप कहीं आपको करवाया गया है, कहीं भी आप यूट्यूब पर कहीं भी खोज करके देख लीजिएगा, तब आप हमको बताइएगा कि हाँ कहीं करवाया गया है। ठीक है ना, जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे में कंटेंट नहीं है, तो एकदम खुलेआम बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास किया है? तो देखिएगा ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, पहले देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, अब ये टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या मिलेगा? तो एग्रीकल्चर मिलेगा, और सेकेंडरी सेक्टर में आपको क्या होगा? इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें विनिर्माण वगैरह, औद्योगिक वगैरह ये सब आपको दिखेगा। टर्शियरी सेक्टर में आपको सेवा क्षेत्र, जिसको आप लोग बोलते हैं पशुपालन, कृषि पालन, मत्स्य पालन, कोई गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, सॉरी गाय चरा भैंस चरा कर रहा है, हाँ ये वाला पशुपालन मत्स्य पालन तो इसमें आ ही जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये किसमें, ये पशुपालन मत्स्य पालन एग्रीकल्चर में ना आएगा। अगर जिसमें सेवा की अगर बात कर रहे हैं तो सेवा वाला में जैसे में कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बैल चला रहा है, जिसमें रथ गाड़ी वगैरह हो जो होता है ना वो चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, बहुत तरह के जो या सरकारी नौकरी कर रहा है, वो सभी के सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो टर्शियरी सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय जो जीडीपी में योगदान था सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? तो उसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का योगदान था, यानी एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था। कितना परसेंट? लगभग 55% के आसपास में। ठीक है, 55% के आसपास में। लेकिन आज जो हमारा जो जीडीपी में योगदान दे रहा है ये प्राइमरी सेक्टर, वो कितना परसेंट? लगभग 18% योगदान दे रहा है हमारी जीडीपी में, सबसे कम योगदान दे रहा है, यानी सबसे कम योगदान दे रहा है। और सबसे ज्यादा इसमें जनसंख्या, लगभग 55% जनसंख्या इसमें निवास क्या कर रही है? रोजगार क्षेत्र में लगी हुई है। यानी देश की हमारी स्थिति इतना ज्यादा खराब हो गई है कि देश के यानी 100 में से 55 लोग कृषि में काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं कितना? 18 रुपया। समझ रहे हैं कितना ज्यादा स्थितियां खराब है कि नहीं है? तो कहिए कि हाँ भाई बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम बात कर लेते हैं, यानी 55 व्यक्ति मिल करके 18 रुपया कमाता है 100 रुपया में। ठीक है ना, तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये 28 से 27% के आसपास में हमारे जीडीपी में योगदान देता है। और ये टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो टर्शियरी सेक्टर वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ये 54 से 55% के आसपास में, क्योंकि ये डेटा आता रहता था, घटते बढ़ते रहता है, हमारे जीडीपी में भी योगदान दे रहा है। तो जब भारत का सेम है, बिहार का भी सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि बाजार मांग वक्र होता है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार मांग वक्र होता है। अब लड़के को तो लगेगा ना, कई लड़के तो इसको छोड़ेंगे, कह रहे छोड़े यार दिमाग खराब कर दिया ये सब क्वेश्चन। तो हाँ ये सब क्वेश्चन दिमाग खराब करेंगे, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको, जैसे में क्या होता है ना कि 99.99% से ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं, और आप बनाइएगा, आप लीड में आइएगा, सिलेक्शन यही आपको कंफर्म करवा करके जाएगा, क्योंकि बहुत से लड़के नहीं बनाएंगे, आप बना करके आइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो ये सबसे पहले तो बाजार मांग वक्र होता क्या है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, बाजार मांग और वक्र की बात करते हैं तो ये सबसे पहले आपको होता क्या है। जैसे में आप मान करके चलिए कि कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे में चलिए इकाई हमने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे इकाई मान लिया, ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये बी कोई व्यक्ति है, अब ये सी कोई व्यक्ति है, परिवार का कोई व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, अब कोई भी चीज है तो पहले मान करके चलिए कि पहले मान लीजिए चलिए कि 10 रुपए पहले ये बिकता था, जिसमें मान लीजिए कि चावल ही आप मान लीजिए या बिस्किट मान लीजिए। ठीक है, पहले बिस्किट 10 रुपए पैकेट देता था। ठीक है, या चावल हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहले के चावल की कीमत कितना था? 10 रुपए कीमत था। ए कोई व्यक्ति जो था, ए, वो जब 10 रुपए कीमत जो था तो पहले वो कितना खरीदता था? तो 8 केजी खरीदता था। ठीक है, यहाँ पे कीमत लिख देते हैं। ठीक है, कीमत मिटा के लिख देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि 10 रुपये जब कीमत था, कीमत कितना था? 10 रुपये। ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति है, अब ये क्या है? ये बाजार मांग हो गया, ये व्यक्तिगत मांग है, ये बाजार मांग हो गया। और ये बी सी जो देख रहे हैं, ये बी सी, ये कौन सा मांग है? तो ये व्यक्तिगत
व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत मांग यानी आम आदमी, एक आदमी, कोई एक आदमी 5 किलो खरीद रहा है, कोई 10 किलो खरीद रहा है, उस तरह की, और सभी को हम जोड़ देंगे तो बाजार मांग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, चलिएगा समझते हैं। ये कोई व्यक्ति था, जब कीमत 10 रुपये था, ठीक है, तब वो 8 kg खरीदता था। ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है, तो जब कीमत 10 रुपये था तो वो कितना केजी खरीदता था, 12 kg खरीदता था, मान करके चलिए कितना भी। और जब कीमत सी कोई व्यक्ति है, जब कीमत 10 रुपये था तो वो कैसे खरीदता था, तो कहिए कि वो 6 kg खरीदता था। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 kg से कुछ ज्यादा ही रख लेते हैं क्योंकि आपको समझाने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अब मान करके चलिए कि ये कितना, 9 kg। ठीक है, 9 kg, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको आपको समझाना है इसलिए हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया कि कीमत में बढ़ोतरी कर दिया। ठीक है, कीमत में बढ़ोतरी की है, यानी अब जो चावल हो गया, अब वो चावल कैसे कर दिया, 20 रुपये kg कर दिया। ठीक है, 20 रुपये kg कर दिया। तो एक कोई व्यक्ति है, आप खुद बताइएगा कि जब कोई भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो क्या आप ज्यादा खरीदने लगते हैं या कम खरीदने लगते हैं, तो कहेगी आप ऑफकोर्स एकदम कम खरीदेंगे, इसमें कौन सी बात है, अब कम खरीदेगा। अब ये कोई व्यक्ति है, अब कितना खरीदने लगा, तो कहा कि आप भाई देखो 20 रुपये कर दिया, अब हम कैसे कितना, अब हम 6 kg खरीदेंगे, अब ज्यादा नहीं खरीदेंगे क्योंकि रेट महंगा हो गया है। अब ये बी कोई व्यक्ति था, अब पहले 12 kg खरीदता था, अब ये भी अब कम कर दिया, ये भी मान करके चलिए कि अब 9 kg खरीदा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का रेट बढ़ेगा तब आप कम खरीदिएगा। अब इसका बात कर रहे हैं, सी जो कोई व्यक्ति था, अभी खरीद करके कितना कर दिया, अभी मान करके चलिए कि 8 kg अब कर लिया। ठीक है, अब इतना ही केजी खरीदता है। अब मान करके चलिए कि अब और दाम बढ़ा दिया, 40 रुपये कर दिया, तो क्या अब आप अब और ज्यादा खरीदेंगे, तो कहिए कि ना, ज्यादा थोड़े नहीं खरीदेंगे, हम तो अब और कम खरीदेंगे ना। अब आप कम खरीदेंगे तो यानी 40 रुपये की खरीदा किया, तो ये 2 kg अब खरीदने लगा, यानी ये कोई व्यक्ति था, वो कहा कि अब 2 kg से ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे बस। ठीक है, अब बी को जो व्यक्ति था, आप कहा कि ना भैया हम 5 kg से ज्यादा अब नहीं खरीदेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। सी कोई व्यक्ति था, वो कहा कि ना भैया हम 6 kg खरीदेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या किया कि जैसे में खुद देख रहे हैं कि जब 10 रुपये kg था तो ये पहले कितना खरीदता था, तो 8 kg, जैसे ही दाम बढ़ गया 20 रुपये kg हो गया, तो अपना जो खरीदने का जो क्षमता है कम कर दिया, फिर 40 रुपये हो गया, तो देखिए कितना कम कर दिया। सब देख रहे हैं कि कम करता जा रहा है, कैसे, जब दाम बढ़ रहा है तो दाम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, तो व्यक्तिगत मांगे है। अब बाजार मांग क्या होती है, तो बाजार मांग क्या ही होती है कि अब सबको जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो सबको जोड़ दीजिए तो बाजार मांग आपको निकल जाएगा। तो बाजार मांग कितना हो जाएगा, तो जोड़ करके देखिए बाजार मांग क्या हो जाएगा, तो ए बी सी को जोड़ दीजिए, तो ए बी सी को जोड़ दीजिएगा तो 12 8 20 सही कितना हो गया, तो 29 हो गया। ठीक है, समझ गया गया। अगर हम बात कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना, तो इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 15 8 कितना हो गया, तो 23 हो गया। ठीक है, देखिएगा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद बताइए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 5 11 2 13, आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है, बाजार मांग भी क्या होता जा रहा है, पहले 23 किलो सब खरीदता था सब मिल करके, अब सॉरी 29 kg खरीदता था, अब 23 किलो खरीद रहा है, अब कितना खरीद रहा है, 13 किलो खरीद रहा है। यानी जैसे जैसे रेट बढ़ता है, बाजार मांग भी क्या होता है, कम जाता है। ये सिंपल बात है, हमने प्रूफ करके दिखाया। अब इसको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं, तो जो पैसा की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, यानी रुपया की अगर बात करते हैं, मात्रा क्या होगा, नीचे होगा। मात्रा की अगर बात करते हैं, यानी कितना केजी था कितना नहीं था, और जो मूल्य की अगर बात करते हैं, तो वो मूल्य क्या होगा, ये बाई एक्सिस पर होगा, बाई एक्सिस है। अब ये वाला आपको क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमने मान करके चला कितना है, 2 है, फिर 4 है। देखिएगा इसी में प्रॉब्लम होता है क्या, कि जैसे में हम लोग इंच वगैरह नहीं लिए हुए हैं, अब ये 6 है, अब ये 8 है, अब ये 10 है, अब ये 12 है, अब ये 14 है, अब ये कितना है, 16 है, अब ये कितना है, और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा कितना तक पहुंचना है, 16 तक। चलिए पहुंचा देंगे, कीमत वाला ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, मूल्य वाला ज़्यादा ले लेंगे, चलिए इतना बहुत है। चलिए अब मान लीजिए कि ये 10 है, कीमत 10 रुपये, ये 20 रुपये, ये 30 और ये 40। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे हैं, चीज़ों को जो समझाना हम चाह रहे हैं उसे बढ़िया समझिएगा। देखिएगा ए की अगर हम बात कर रहे हैं, ए का, सिर्फ ए का बात कर रहे हैं, तो जब 10 रुपये kg था, कीमत ही बड़ा है ना, मूल्य यहाँ पे लिखे हैं, जब 10 रुपये kg था तो ए कितना केजी खरीदता था, तो कहिए कि 8 kg खरीदता था। तो 8 kg, 10 रुपये कीमत था तो ए कितना केजी खरीदता था, तो 8 kg, यहाँ पे डॉट आएगा। चलिए
अभी ए में ही हम चल रहे हैं। जब 20 रुपये केजी हुआ, ठीक है, यानी 20 रुपये केजी हुआ तो ए कितना केजी खरीद रहा है? 6 केजी। तो देखिएगा जब 20 रुपये केजी हुआ तो ए कितना केजी खरीद रहा है? तो 6 केजी। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? 6 केजी ही यही ना है, तो कहेगी हाँ यही है। अब जब ए की हम बात कर रहे हैं तो ए 40 रुपये केजी हो गया, तो ए अब कितना केजी खरीद रहा है? तो 2 केजी खरीद रहा है, ठीक है। ये किसका है? तो ये का है, ठीक है, ये ए का है। अब हम बी की अगर अब इसको मिला देते हैं, तो इसको मिला दिया इससे, चलिए ये किसका हो गया? तो ये ए का हो गया। ये ए का क्या हो गया? बाजार मांग हो गया, ठीक है। ये ए का क्या हो गया? बाजार मांग हो गया। ये आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए कि इसका मांग क्या हो गया? एकदम क्या हो जा रहा है? कमता जा रहा है। रेट देखिएगा 40 पे था तो मांग एकदम 2 रुपये यहाँ तक पहुंचल है। अरे इसको मिलाइए ना, ऐसे मिलाइए, देखिएगा मिलाइए, ठीक है। इस तरह जैसे रेट हाई हुआ मांग एकदम क्या हो गया? कम गया, क्योंकि मात्रा देख रहे हैं ना 2 केजी है। अब फिर अगर हम बी की देखते हैं, चलिए बी की अब देखते हैं, तो बी अब देखते हैं, तो चलिए बी का देखते हैं कि जब रेट 10 रुपये केजी था, ठीक है, तो बी कितना खरीदता था? तो 12 केजी। तो 10 रुपये केजी था तो बी कितना खरीदता था? तो 12 केजी। यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बात करते हैं कि अब बी की बात किया रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए जब 20 रुपये केजी हो गया तो बी कितना खरीद रहा है? तो कहिए कि 9 रुपये, 9 केजी खरीद रहा है। 20 रुपये हुआ तो बी कितना केजी खरीदेगा? तो 9 केजी। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आसपास में, ठीक है, यहीं पे ना आएगा? हाँ। अब देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं बी की ही बात कर रहे हैं। जब 40 रुपये केजी हो गया तब कितना खरीद रहा है? तो कहेगी 5 केजी। 40 रुपये केजी हो गया तब कितना खरीद रहा है? तो 5 केजी। लगभग यहाँ पे आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। अब इसको आप मिला लीजिए, ये किसका हो गया? तो कहिए कि ये बी का हो गया, ठीक है। अब हम सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब सी की अगर हम बात करते हैं तो सी 10 रुपये केजी था, सी का अलग कलर लेते हैं, ठीक है, अलग कलर क्या लेते हैं? हरा ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। सी की अगर हम बात करते हैं तो जब 40 रुपये केजी था तो सी कितना केजी सॉरी, हाँ, जब 40 रुपये केजी था, सॉरी, जब 10 रुपये केजी था तो सी कितना केजी खरीदता था? तो ये 9 केजी खरीदता था। जब 10 रुपये केजी था, इधर मूल है ना, तो 10 रुपये केजी था तो सी कितना केजी खरीदता था? तो कहिए कि 9 केजी खरीदता था, ठीक है। कितना केजी? तो 9 केजी खरीदता था, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर बात करते हैं जब 20 रुपये केजी हो गया, ठीक है, जब 20 रुपये केजी हो गया तो सी कितना केजी अब खरीद रहा है? तो कहिए कि 8 केजी खरीद रहा है। 20 रुपये केजी हुआ तो सी कितना खरीद रहा है? तो 8 केजी, यानी यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो नहीं। अगर हम बात करते हैं अब 40 रुपये केजी हो गया तो सी अब कितना केजी खरीद रहा है? तो कहिए कि आप तो भैया 6 केजी खरीद रहा है। 40 रुपये केजी हो गया तो सी कितना खरीद रहा है? तो 6 केजी खरीद रहा है। यहाँ पे हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लगभग। तो अब इसको आप मिला दीजिए, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सी का है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत क्या है? तो ये व्यक्तिगत मांग है। ये क्या है? तो ये व्यक्तिगत मांग है। तो आप व्यक्तिगत मांग देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है? अब बाजार मांग निकालना है, ठीक है। तो अब बाजार मांग निकालते हैं। तो बाजार मांग निकालते हैं, तो बाजार मांग निकालना है। देखिए मैं क्या किया था कि 8, 12 और 9 को क्या कर दिया था? जोड़ा था, निकाला था। तो जब 40 रुपये, जब 10 रुपये कीमत था किसी भी चीज का, तब लोग कितना खरीदते थे? यानी बाजार में टोटल अब सबको जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो लोग सॉरी सॉरी, तो जब 10 रुपये कीमत था तब लोग कितना केजी खरीदते थे? तब कहे कि 29 केजी खरीदते थे। इधर आइए भाई, आइए आइए महाराज, इधर आइए, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, जब 10 रुपये केजी, कहाँ गया जी? इधर है ना। जब 10 रुपये केजी था, देखिएगा जब 10 रुपये केजी था तो लोग कितना, यानी पूरा मिल करके लोग कितना केजी खरीदते थे? तो 29 केजी खरीदते थे। तो खरीदवाइए 29 केजी। 10 रुपये केजी था तो लोग कितना खरीदते थे? 29 केजी। तो इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि ये बड़ा कम है ना। यहाँ पे रख लेते हैं 18, यहाँ पे कितना कर लेते हैं? इधर आ जाओ, यहाँ पे कितना कर लेते हैं? 20, चलिए ना 25, फिर उसके बाद में 30। आप समझ रहे होंगे, हमने 5-5 का गैप ले लिया। अब देखिएगा उतना फिर सब मिला लेंगे। अब देखिएगा इस चीज को समझते हैं। 10 रुपये केजी जब था तो लोग कितना केजी खरीदते थे? 29 केजी। 10 रुपये केजी है तो लोग कितना? 29 केजी। यहाँ पे आसपास में आएगा? तो कहिए कि हाँ भाई आएगा, तो ठीक है।
अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे की, ठीक है, जब 20 रुपए केजी था तो लोग कितना खरीदते थे, तो 23 केजी खरीदते थे। 20 रुपए केजी था तो लोग कितना खरीदते थे, यहाँ पे 20 के जब केजी था तो यहाँ पे आइए, अब लोग कितना खरीदते थे, 23 केजी। तो 23 केजी कहाँ आएगा, इसके आसपास में आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये था और ये वाला ये था। अगर बात किया जा रहा है कि जब 40 रुपए केजी हुआ तब पूरा मिल करके लोग कितना केजी खरीद रहे हैं, सिर्फ 13 केजी। 40 रुपए केजी हो गया तो सिर्फ सब मिल करके लोग कितना केजी खरीद रहे हैं, तो 40 से यहाँ पे आइए, ऐसे आइए और 13 केजी के आसपास में गिरा दीजिए, आसपास में यहाँ पे आ गया। तो अब ये वाला जो आप वक्र देख रहे हैं, यही वाला आपको क्या है, तो बाजार, सॉरी ये वाला क्या है, ये बाजार मांग ग्राफ है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बाजार मांग ग्राफ है। तो आप खुद यहाँ पे बताइएगा कि बाजार मांग जो ग्राफ आप ये वाला निकालें, ये वाला बाजार मांग ग्राफ जो आप निकालें, तो ये बाजार मांग ग्राफ आप कैसे निकालें। आपने व्यक्तिगत मांग जो था उसको आपने कैसे जोड़ा, क्षैतिज जो रूप से जोड़ा है या आप उदग्र रूप से जोड़ा है। एक देखिएगा ये वाला जो खड़ा खड़ा है वो कैसा है, तो कहिए कि उदग्र है, और जो ऐसे ऐसे जो पड़ा पड़ा हुआ है क्षैतिज है। तो यानी क्षैतिज जोग से रूप से जोड़ा है या आप उदग्र रूप से जोड़ा है, तो कहिएगा कि भाई क्षैतिज रूप से तो जोड़े हैं, यानी क्षैतिज जोग जब किए हैं तब हमको क्या मिला है, तो बाजार मांग मिला है। अब समझ में आ गया। चलिए अब हम सीधा मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन काफी आसान है, खुद देखिए। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के उदग्र योग। देखिएगा तो बाजार मांग होता है, क्या उदग्र योग हमने यहाँ पे लिया है, तो कहिए कि ना भाई, तो यही बोला सबसे पहले तो इसको बेदर्दी से काटिए, समझ गए। अब क्या बोला गया है कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का कितना, क्षैतिज योग। हाँ ऐसे ही तो लिया था कि 12, 8, 20, 9, 29। यस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है जो, तो समझिए कि आधा घंटा में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हुआ है। तो क्वेश्चन दमदार है, ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल क्वेश्चन है तो एकदम भारी क्वेश्चन है तो छोड़ करके पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं। हमने प्लेलिस्ट बनाया है और अच्छे तरीके से सबका क्वेश्चन का डिस्कस किया, हल्का हो भारी हो सबको अच्छा से डिस्कस किया, क्योंकि सभी का वहाँ 1 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हल्का का 1 नंबर, भरिक्का का ज्यादा नंबर नहीं, सबका 1 नंबर आपको वहाँ मिलना तय बात है। और ये सब क्वेश्चन हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि 99.99% नहीं बनेंगे। आप बनाइएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन जब देखते हैं क्या बोला गया है कि हाँ, अब ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा दमदार है। रॉबिन्स, अब ये जो व्यक्ति थे ये रॉबिन्स जानते क्या कहते थे, रॉबिन्स कहते थे कि आपके पास में साधन सीमित है। सही बात है, सभी के पास में साधन सीमित है। कोई भी देश है, या तो अमेरिका का है नहीं हो या तो मुकेश अंबानी का है नहीं हो, सभी के पास में साधन क्या है, सीमित है। और इस सीमित साधन में ही आपको क्या करना है कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, ठीक है। और क्योंकि अब जैसे में ये कहते हैं कि जैसे में अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कोई चीज मिल जाता होगा, अब हम सिंपल सी बात बताते हैं, अगर किसी को आप जान मोहब्बत एकदम जान से ज्यादा चाहते होंगे, ठीक है, और जब वो आपके पास में आ जाते होंगे, मिल जाते होंगे, यानी अब शादी ब्याह हो गया है, तो अब जो पहले वाला प्यार था अब वो प्यार नहीं रहता है। अब वो प्यार में क्या होता है कि अब, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो इंसान जो है उसकी आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, यानी फिर उसको किसी न किसी चीज के लिए झगड़ा होने लग स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कोई और उसको जरूरत पड़ जाए, पैसा की जरूरत पड़ जाए। तो पहले तो सिर्फ प्यार की जरूरत था तो इसलिए उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, लेकिन अब पैसा जरूरत आ रहा है तो उनके बीच में बॉन्डिंग खराब होने लगती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, हम नहीं कह सकते, रॉबिन्स कहते हैं कि कोई भी इंसान हो उसकी जो आवश्यकताएं हैं जो असीमित है। जैसे में आप अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको विचार करें कि भाई हेलीकॉप्टर से चलते तो ठीक रहता, ठीक है, या आपको विचार करें कि एक थार ले ले तो ठीक रहता। हो सकता है कि कोई 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 विचार आ रहा है कि भैया जल्दी ब्याह कर लेते तो भी ठीक होता, ठीक है। यानी आवश्यकताएं बहुत है। हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि भैया एकदम बैठा बैठा रहते एकदम रानी महारानी आती, यानी बहुत सी है, लेकिन क्या आपके पास में साधन पूरा है, तो कहिए कि नहीं साधन पूरा नहीं है, मेरे पास में साधन सीमित है। अब मान करके चलिए कि आप नॉर्मल घर के बेटा हैं, तो नॉर्मल घर के बेटा है तो क्या रानी महारानी वाला आप सपना देख सकते हैं, देख सकते हैं, आवश्यकताएं तो है आपको, ठीक है ना। तो क्या आप पूर्ति कर सकते हैं, नहीं। आपके पास में अब मान करके चलिए कि अगर 200 रुपये आपके पास में है, तो 200 रुपये में ही आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लीजिए। या तो
₹200 में या तो आप रोगी वगैरह हैं तो जैसे में खांसी बुखार हो गया तो दवा ले लीजिए, कुछ खा पी ले लीजिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि ₹200 में आप क्या कीजिएगा, रसिया घूम करके चलाइएगा, आप जर्मनी घूम करके चलाइएगा या अमेरिका घूम करके चलाइएगा, नहीं ना। तो ये रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपके पास में साधन सीमित है, तो जब साधन सीमित है तो उसका चयनात्मक कीजिए, ठीक है, यानी चयनात्मक कीजिए। आप मान, जैसे में अभी हम समझाते हैं, जैसे आप मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति अभी है, जैसे में कोई व्यक्ति है, भूख लगा हुआ है उसको, तबीयत वगैरह सब खराब है, ठीक है ना, अब काफी ज्यादा कस के भूख लगा हुआ है, ठीक है। अब जब काफी ज्यादा भूख लगा हुआ है, तबीयत वगैरह भी खराब है, चलिए मान लीजिए कि तबीयत खराब नहीं है, ठीक है, चलिए तबीयत खराब नहीं है। अब ₹20 उसके पास में है, अब उसके पास में है तो उसकी इच्छा, अभी हमने बताया कि असीमित आवश्यकताएं हैं, उसकी इच्छा तो काफी कुछ करने का है। अब ₹20 है, अब ₹20 में उसको मन कर रहा है कि हम कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, उसको मन कर रहा है कि यार सेब भी खा लेते हैं तो ठीक रहता। फिर आप सोच रहे हैं यार कि यार फिर उसके बाद में चावल है, आपको चावल भी मिल जाता है। तो आप, यही रॉबिन्स कहते हैं कि आप इसका चयनात्मक कीजिएगा। आप उस टाइम देखिएगा कि ये भी हमें बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है, और जब भूख लगा हुआ है तो कोल्ड ड्रिंक पीने से हमको कुछ भूख मिटेगा नहीं, सेब वगैरह खाने से उतना ज्यादा हमको कुछ फायदा पड़ेगा नहीं। तो उस समय पे आप, क्योंकि आपके पास में साधन तो ₹20 है, और ₹20 में ही आप क्या कीजिएगा कि अब सब आप सोचिएगा कि नहीं भाई चावल खा लेते हैं कि उससे हमको भूख मिट जाएगा। तो यही होता है चयनात्मक। ये रॉबिन्स बताते हैं कि आप चयनात्मक प्रयोग करते हैं क्योंकि आपके पास में साधन क्या है, सीमित है, ठीक है। अब चलिएगा क्वेश्चन पर आते हैं सीधा, मुद्दे की बात करते हैं, बाकी जो आएगा सब बाकी क्वेश्चन पर बताते चलेंगे। देखिएगा, असीमित आवश्यकता, रॉबिन्स तो कहते ही हैं कि भैया हर किसी व्यक्ति के असीमित आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकताएं हैं, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी भी है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि साधन सीमित है, ठीक है। अब देखिएगा, दुर्लभ साधन, साधन तो बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम है, और उसी में आपको मैक्सिमम आपको साधन पूर्ति भी करना है, ये भी सही है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग, अभी हमने देखा कि चुन चुन करके ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, चावल वगैरह वाला भी, सेब वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला भी, ये वाला भी। अब क्या बोला गया है कि संसाधनों के मध्य पूर्ण पूर्णता, ये संसाधनों के मध्य पूर्ण पूर्णता का अर्थ क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे मान करके चलिए कि अभी आपके पास में कोई मशीन है, अब ये मशीन खराब हो गया, अब जब ये मशीन खराब हो गया तो ये जो प्रोडक्शन कर रहा था, मान लीजिए ये जो चाय का उत्पादन, मान लीजिए कि ये कपड़ा का उत्पादन करती थी, अब कपड़ा का जब उत्पादन करती थी तो इसको खराब हो जाने से हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए एक मशीन आया और इसकी उत्पादकता को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस मशीन को खराब होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरा मशीन लेकर के आए और जितना उत्पादन ये करता था उतना उत्पादन ये कर रहा है। तो क्या इस चीज को अगर बात करते हैं तो ये संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता जो है, ये रॉबिन्स के जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसमें ये मेल नहीं खाता है। लेकिन पता है किताब में आंसर क्या देता है, ये असीमित आवश्यकता है। काफी ज्यादा हमने सर्च वगैरह किया काफी ज्यादा सर्च वगैरह किया तो हमें या इस आंसर पर यहाँ पे पहुंचे, बट किताब में ये देता है, अब कैसे देता है जो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे नजर से तो अब आंसर ये होना चाहिए, सर्च वगैरह भी किया है, देखा वगैरह है, तब आंसर यही दे रहा है, ठीक है। अब ये कैसे देता है जो आप खुद समझिएगा, ठीक है, बाकी होगा तो देखिएगा, सर्च वगैरह आप भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। अब आज का क्वेश्चन है काफी दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये भी टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा समझिए एकदम टेढ़े है, ये है टेढ़े, जैसे में क्या होता है, टेढ़ आदमी से कोई लगाना हुआ चाहता है नहीं, जो जैसे है वैसे छोड़ देना चाहता है, तो यही सब क्वेश्चन को कोई छूता नहीं है, एकदम छोड़ देता है, भाई छोड़ दो भाई, यही बहाल है। टेढ़ आदमी से कोई बोलना चाहता है, छोड़ देता है, वही हाल है। अब जैसे हम सिंपल सी बात बताते हैं, अगर बाय द वे आप मान लीजिए कि शेर कहीं पे है या बाघ वगैरह है कहीं पे घायल हो गया, या हाथी वगैरह जैसे में, चलिए मगरमच्छ है वो कहीं पे घायल हो गया है, तो क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? देखिएगा, आप मदद करना चाहेंगे भी लेकिन आप ना कर पाइएगा। पूछिए क्यों नहीं कर पाएंगे आप मदद? सिंपल सी बात है कि हम मदद करने गए, हम ही को लपेट दिया तब। तो यही हाल होता है असल जिंदगी में भी, लोग मदद तो करना चाहते हैं बट क्या कीजिएगा, उनके लक्षण ऐसा रहता है कि उस लक्षण से कोई उनके पास जाता नहीं है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन यही भी बोल रहा है कि ऐसा इतना बड़का को दे दिया है ना कि इसको सोल्व करना चाहेगा भी तो लेकिन कोई हिम्मत करके भी नहीं जाता। तो देखिएगा, इस चीज को हम पहले समझते हैं। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा होता क्या है।
देखिएगा सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपको रेवेन्यू डेफिसिट पर देखना होगा, रेवेन्यू डेफिसिट देखना पड़ेगा। यानी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, क्या होता है, ये राजस्व घाटा होता है। ठीक है, ये राजस्व घाटा होता है। ये राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे में देखिएगा राजस्व घाटा कहने की बात अगर करते हैं तो राजस्व घाटा क्या होता है वो देखिएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इनकम। ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। ना समझ में आया होगा, ठीक है, हमें पता है कि समझ में ना आया होगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपया क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी मान लीजिए कि आप कितना खर्च कर देते हैं, 100 रुपया खर्च करते हैं, और आप कमाते कितना है भैया, आप कमाते हैं, आप जा करके आप कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया। कितना कमाते हैं, तो कहिएगा कि हम कमाते हैं 80 रुपया कमाते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन हम खर्च कितना कर दे रहे हैं, 100 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, तब ये जो 100 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो ये 20 रुपया आप लाए कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आप उधार लिए वगैरह होंगे। तो कहिए कि हाँ भाई उधार तो लिए होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका इनकम कम है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो वाला पैसा जो 20 रुपया आपको बच रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं से उधार लिए होंगे। तो यही होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब हमको इससे बड़ा रूप क्या होता है, एक होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। वो वाला टर्म अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, इस टर्म को समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, ठीक है, उसको अगर ना समझे हैं तो इसको इंपॉर्टेंट ना है उतना। ठीक है, ये वाला समझिए, हम आपको पूरी तरह से समझा देते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है, तो कैसे समझाएं, टाइम थोड़ा लगता है। चलिए देखिएगा, फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सरकार जो होती है, समझ सिंपल सी बात है कि सरकार जो होती है वो अपने इनकम से ज्यादा खर्च करती है। ना समझ में आया, चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान करके चलिए कि सरकार का इनकम कितना था, सरकार का इनकम मान करके चलिए कि 100 रुपया था, मान करके चलिए कि 100 रुपया था इनकम, और सरकार खर्च कितना कर रही है, तो सरकार खर्च कर रही है 150 रुपया। तो आप कहिए कि पागल सरकार तो ना है, इस 100 रुपया इनकम हो रहा था, 150 रुपया कैसे खर्चा कर रहा है। तो भी 50 रुपया जो आप ज्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो ये 50 रुपया ज्यादा खर्चा क्यों कर रही है सरकार, आखिर क्या करना चाहती है सरकार, क्यों ऐसा कर रही है। तो देखिएगा बात सिंपल सी है, अगर आप मान करके चलिए कि आप मान लीजिए कि आप 10,000 का महीना कमाते हैं। ठीक है, जब आप 10,000 का महीना कमाते हैं, ठीक है, तो 10,000 का महीना कमाते हैं तो आपको पूरा वगैरह करते वगैरह सब क्या हो जाता है, मतलब सब कुछ कम करते करते 8,000 रुपया आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, और 2,000 रुपया आपको शेष बचता है। ठीक है, अब 2,000 आपको शेष बचता है, अब 2,000 शेष बचता है, आप मान करके चले कि आपको गाड़ी लेना है, तो कैसे आप गाड़ी लीजिएगा, ना लीजिएगा, इसमें भी नहीं समझे, यहाँ पे समझाते हैं, अभी और समझिएगा। देखिएगा अब ये जिसमें 100 रुपया क्या करती है, इनकम होता है। ठीक है, इस सरकार खर्च कितना कर रही है, 150 रुपया आपको एक्सपेंडिचर है, यानी ये 50 रुपया सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है। ठीक है, यानी हम लोग पर सरकार 50 रुपया ज्यादा खर्चा कर रही है। आखिर सरकार क्यों खर्चा कर रही है, आखिर आखिर ये 50 जिसमें सॉरी, आखिर ये 100 रुपया कमाया तो 150 रुपया खर्चा कर रही है, तो ये 50 रुपया लाया कहां से होगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए खर्चा कर दिया, तो 50 रुपया लाया कहां से होगा, या तो उधार लिया होगा सरकार, ऐसा थोड़ी नहीं है कि उधार नहीं लेगा, कहां से लेके आएगा, इनकम में इतना हुआ है, 50 पर ज्यादा खर्चा करा, उधार लिया होगा। तो कहिए कि हाँ भाई उधार लिया होगा। अब ये उधार कहाँ से लेगा, या तो जिसमें बाजार से लेगा, या तो आपको वर्ल्ड बैंक से लेगा, या तो IMF से लेगा, या कोई और देश से लेगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से उधार लेगा। तो आखिर ये सरकार उधार लेकर हम लोग को क्यों खर्चा करती है। अब ये उधार ये सब देगा, तब ये उधार देगा तो इंटरेस्ट तो लेगा ना, तो कहिए कि हाँ भाई इंटरेस्ट तो लेगा। तो इंटरेस्ट लेकर के यानी उधारी पर लेकर के हम लोग क्यों, हम लोग को यानी खर्चा क्यों कर देती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितना अगर इनकम हो रहा है, हम यहाँ पे बताया था कि अगर 10,000 इनकम हो रहा है, 8,000 रुपया खर्च हो जा रहा है, अगर आपको गाड़ी लेना है तो क्या इस पैसे से आप गाड़ी ले सकते हैं, अपने पैसे से आप गाड़ी ले सकते हैं। तो कहे कि ना, जिंदगी में तो ना ले पाएगा, 2,000 रुपया बचिए रहा है, जिंदगी में क्या गाड़ी लगेगी, कोई चकवो नहीं ले पाएगा, सिंपल बात है। तो आप क्या कीजिएगा, बैंक जाइएगा, बैंक में जाइएगा, लोन लगवाइएगा, EMI बनवाइएगा, EMI बनवा करके आप गाड़ी निकालिएगा, और महीने महीने आप EMI भरते रहिएगा। अब देखिएगा,
अब क्या किया कि आपने गाड़ी ले लिया, हो सकता है कि अगले वर्ष आप जमीन ले लेंगे, हो सकता है कि पटना में जमीन मिल रहा हो, आपने जमीन खरीद लिया, हो सकता है कि बहुत बड़ा आपको शेयर मार्केट खरीद लिया। इस तरीके से यानी सरकार ये 50 रुपया जो ली है, ये सरकार 50 रुपया जो ली है, सरकार 50 रुपया लेकर के क्या कर सकती है, सरकार 50 रुपया लेकर के आपको क्या कर सकती है, बहुत बड़ा आपको पुल बना सकती है, ठीक है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना सकती है, क्योंकि सरकार के पास में पैसा तो है ही नहीं था, पैसा था नहीं। सरकार बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना सकती है, सरकार बहुत बड़ा क्या कर सकती है, पर्यटक खोल दी, जिसमें बिहार में बोध गया में बहुत जगह पे, बहुत बहुत जगह चीज पे, जैसे इसमें इंडस्ट्री खोल दिया, एक वगैरह कर दिया। अब इससे भी तो कुछ ना कुछ तो इनकम होंगे, जैसे में आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इंडस्ट्री खोल दिया, अब इंडस्ट्री खोल दिया, जब इंडस्ट्री खोल दिया तो उससे तो टैक्स आएगा, और जब टैक्स आएगा तो टैक्स किसको जाएगा, भारत सरकार को जाएगा। अब यानी 50 रुपया वो उधार लिया था, अब 50 रुपया के वही उधार से भारत सरकार क्या कर रही है, टैक्स कमा रही है। ये जरूरी भी है, जैसे में ये जरूरी भी है, क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए भी है कि अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च ना करेगी, जितना इनकम हो रहा है, मतलब वही वाला बात है कि अगर इनकम हमको 10,000 हो रहा है और हम 9,000 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं खाने पीने के सामान में ही सब कुछ, तो हम बचा क्या रहे हैं भाई। अगर हमको भविष्य में कुछ चाहिए तो क्या कर पाएंगे, कुछ तो ले नहीं पाएंगे, क्या लेना पाएंगे, ना कपड़ा ले पाएंगे ना कुछ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम सब तो खाने पीने में खत्म कर दे रहे हैं। तो इसीलिए उधार लेना पड़ेगा हमको, और उधार लेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो ही इंटरेस्ट ये कौन देती है, अब ये देती है भारत सरकार, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे हम आपको लिखवाते हैं, बहुत जिसमें लंबा टर्म है, ये थोड़ा सा टॉपिक नहीं है कि हम आपको 5 मिनट में समझाते हैं, लेकिन हम आपको ओवरव्यू इतना दे दिया है ताकि आपको कुछ ना कुछ अब क्लू पड़ रहा होगा, ठीक है। तो चलिएगा, अब क्लू जब हो ही गया है तो देख लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो देखिएगा अब हम लिख देते हैं कि फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट करने का मतलब क्या हो गया, तो कहिए कि राजकोषीय घाटा, समझ गया ना, सरकार जानबूझकर खर्च करती है ज्यादा पैसा, ठीक है ना, सरकार यानी राजकोषीय घाटा जो करती है जानबूझ के करती है, क्यों, आर्थिक कल्याण के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, हमारा हॉस्पिटल बने, घर बने, द्वार बने, बड़ी तरह के बातें हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कह सकते हैं कि बजेटरी टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजेटरी इनकम, ठीक है ना, माइनस टोटल बजेटरी इनकम, ठीक है, इनकम प्लस, ठीक है ना, इनकम फॉर बोरोइंग। हिंदी में हम समझा देते हैं क्या कहना चाह रहा है इसे। अब देखिएगा, कह रहा है ना कि टोटल बजेटरी इनकम यानी टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर, टोटल हमने कितना खर्च किया, मान करके चलिए कि खर्च हमने कितना किया, 100 रुपया खर्चा किया, टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर, टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर की बात किया जा रहा है, टोटल बजेटरी एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। अगर बात करें टोटल बजेटरी इनकम, और इनकम हमने कितना किया है, तो इनकम की अगर बात करते हैं तो 100 रुपया किया है, ठीक है। और इनकम फॉर बोरोइंग यानी अब हमको बात किया जा रहा है उसका, ठीक है ना, क्या बात किया जा रहा है कि हमने उधार के लिए, जैसे में हमने ज्यादा पैसा खर्चा किया था, वो 50 रुपया वाला याद है, तो वो उधार के लिए कितना पैसा हमने दिया है, ठीक है। अब जब इसको आप जब कीजिएगा, इसको गुना भाग कीजिएगा, जोड़ दीजिए तो इनकम ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा इसको, तो इससे से इससे खट गया, तो यानी 50 रुपया जो आया, ठीक है। अब ये 50 रुपया माइनस में आएगा ना, माइनस से गुना होगा तो माइनस में आएगा ना। अब ये 50 रुपया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी हमने बताया कि सरकार कितना खर्चा, सरकार का इनकम कितना था, 100 रुपया था, ठीक है ना, और वो 100 रुपया ही खर्च कर रही थी। हाँ, सरकार का खर्च कितना करना था, ज्यादा खर्च करना चाहती थी सरकार, तो वही ज्यादा खर्च करने के लिए ये 50 रुपया क्या कर ली, तो 50 रुपया भैया ये उधार ली, किससे, वर्ल्ड बैंक से, मान करके चलिए कि वर्ल्ड बैंक से उधार ले, क्योंकि सरकार जो ज्यादा खर्च करना चाहती थी, इतना इतना खत्म करता था, तो क्या हमको देश को विकास हो पाता, नहीं। अब ये 50 रुपया क्या कर ली, वर्ल्ड बैंक से उधार ले ली। अब यही वाला जो आपको घाटा जो अभी चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट, यही समझना था। अब इसको फार्मूला से, फलनमा तिलनमा से कितना आपको रटते चलिएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो ये वाला कहाँ गया, जो उधार लिए थे, ये वाला देखिए, तो ये उधार लिए थे, यानी उधार ली गई जो इनकम है, राशि है, वो कहाँ गया, इसको जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे में देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो समझाते हैं। राजकोषीय घाटा में क्या था, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया,
इनकम हमने कितना किया और उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, हमने उधार कितना लिया था, उबला जोड़ेंगे ना। तो देखिएगा ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। चलिए राजकोषीय घाटा की अगर बात कर रहे हैं तो क्या राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये खत्म हो गया। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, गैर पूंजी से प्राप्तियां। यस, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं जो, ठीक है। चलिए आगे की बात किया जा रहा है कि यदि सरकार सीलिंग निर्धारित करती है, यानी प्राइस सेलिंग की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस सेलिंग की अगर बात करता है, प्राइस सेलिंग की अगर बात करते हैं, सरकार प्राइस सेलिंग निर्धारित कर लेती है, ठीक है ना। किससे, जो साम्य स्थिति, मतलब जो नॉर्मल जो था, मान लीजिए कि नॉर्मल कितना था, 30 रुपये केजी आपका दूध मिल रहा था, ठीक है। और सरकार एक प्राइस क्या करती है, निर्धारित कर लेती है। ऐसा इसलिए करती है, वो ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि इसकी दाम ज्यादा ना बढ़ पाए, ठीक है ना। जैसे में क्या होता है ना कि कभी कभी प्याज के दाम में आग लग जाता है, टमाटर के दाम में आग लग जाता है, तो सरकार वो सब चीज के लिए क्या करती है कि प्राइस सेलिंग निर्धारित कर देती है। जैसे हम कभी कभी सुने होंगे ना कि प्याज एकदम 250 रुपये किलो पहुंच गया, टमाटर एकदम 400 रुपये किलो पहुंच गया, ऐसा सुने होंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को रोकने के लिए, यानी यही चीज जो प्राइस ज्यादा ना बढ़ पाए, ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम किसको होगा, आम जनता को प्रॉब्लम होगा। तो इसी के लिए रोकने के लिए सरकार क्या करती है, प्राइस सेलिंग निर्धारित कर लेती है, ठीक है। अब ये प्राइस सेलिंग कैसा निर्धारित किया है कि जो नॉर्मल जो आपका जो वैल्यू है, ठीक है ना, उससे ज्यादा निर्धारित किया है। यही बोला है कि निर्धारित कीमत साम्य कीमत से अधिक है, तो मान करके चलिए कि 50 रुपये सरकार निर्धारित कर दिया। ऐसे नॉर्मल कीमत कितना है, 30 रुपये, सरकार निर्धारित क्या कर दिया कि 50 रुपये। यानी सरकार कहना क्या चाहती है कि देखो भाई, ये जो हमने कीमत निर्धारित किया है ना दूध का, 50 रुपये लीटर से ज्यादा कोई नहीं बेच सकता है। अगर जो बेचेगा समझो कि कार्रवाई उसके खिलाफ होगा। तो ये सरकार का ये होता है प्राइस सेलिंग, ठीक है। तो पहले नॉर्मल कीमत कितना था, तो नॉर्मल कीमत 30 था, लेकिन सरकार निर्धारित कितना किया है, तो 50 किया है। अब यही पूछा गया है कि क्या हो सकता है, सो देखते हैं। तो अब देखा क्या बोला गया है कि साम मांग मात्रा की पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा अब आप खुद बताइएगा कि हमको जब 30 रुपये केजी मिल ही रहा है, तो 50 रुपये केजी सरकार निर्धारित करके रखी है कि 50 रुपये केजी से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। यानी 50 रुपये कर दिया, तो सरकार की अगर लोगों की बात करते हैं तो लोग क्या कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा, कहे कि ना भैया अब तो दाम बढ़ा दिया है। तो जब दाम बढ़ा दिया है, सरकार करके रखा है, तो दाम बढ़ा दिया है, तो लोग क्या करेगा, लोग कम खरीदेगा। लोग क्या करेगा, कम खरीदेगा, ठीक है, कम खरीदेगा। अब कम खरीदेगा, लेकिन प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, यानी जो उत्पादन करता था दूध, वो तो अब ज्यादा उत्पादन करेगा। पूछिए कैसे, क्योंकि पहले वो व्यक्ति 30 रुपये केजी बेचता था, ठीक है, लेकिन सरकार ने कहा कि देखो भाई 50 रुपये केजी तक बेचना है, ठीक है। अब जो जो व्यक्ति वगैरह जो दूध उत्पादन कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तो कर रहा है, यानी उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा तो हो रहा है, बट मांग क्या हो गया है, कम हो गया है। मांग क्या हो गया है, कम हो गया है। मांग काहे कम हो गया, भैया ये 50 रुपये कर दिया ना, तो अब जो बेचने वाला है वो तो खूब ज्यादा उत्पादन करेगा कि देखो 50 रुपये हो गया, खूब ज्यादा उत्पादन करो, खूब ज्यादा उत्पादन करो, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज तो बताना था। तो ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन क्या बोला गया है देखते हैं। मांग मात्रा की पूर्ति से कम होगी। मांग, देखिएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। देखिएगा तो हमने क्या बोला था कि मांग मात्रा कम हो रही है कि नहीं, पूर्ति जो कि देखिए उत्पादन यानी बढ़ेले है कि नहीं, पूरा बढ़ा करके रखे हुए है ना, यानी पूर्ति ज्यादा हो रहा है, मांग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर आपके सामने 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं तक थे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा, आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन आज थे, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, इच्छा होगा तो, ना होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए, बस मस्त रहिए, लोगों से उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि लोग आपको क्या करके देंगे। इंसानों को दुख यही पहुंचाता है, आप लोगों से उम्मीद कर लेते हैं कि फलानमा बाबू फलानमा चीज देता थे। काम खत्म कीजिए, चुपचाप अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप से मतलब रखिए। दुनियादारी सब ये सब मोह माया है, कुछ नहीं है दुनिया में, सब मोह माया है। तो जितना जल्दी हो सके समझ जाइए, बाकी तो खैर आप हम सब क्या बता सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।